हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम लीड कोड का 1900 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है, सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ठीक है। और मैंने आपको कल 2 दिन पहले ही बताया था कि थोड़ा सा डिले होगा इस वीक, क्योंकि इस वीक मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ किसी कारण से। ओके, मोटिवेशन देखते हैं। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट वंस यू फेस इट ऑनेस्टली। एक बार फेस करके देखो, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा लाइफ में। ठीक है, पहले ही से डरने से फ़ायदा नहीं है ना, ट्रस्ट मी। एवरीथिंग गेट्स ईजियर विद टाइम वंस यू फेस इट। ओके, इसीलिए क्विट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। डोंट क्विट एंड जस्ट फेस इट वंस। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट राउंड्स वेयर प्लेयर्स कम्पीट। बोलता है कि एक टूर्नामेंट जिसमें n प्लेयर्स हैं। द प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन अ सिंगल रो एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n बेस्ड ऑन देयर इनिशियल स्टैंडिंग पोजीशन। है ना, स्टार्टिंग में वो जो भी पोजीशनिंग उसका रहा है उसके हिसाब से उनकी नंबरिंग कर दी गई है। प्लेयर 1 इज़ द फर्स्ट प्लेयर, player 2 is the second player, and so on. The tournament consists of multiple rounds starting from round number 1. In each round, the ith player from the front of the row competes with the ith player from the end of the row. मान लेते हैं अगर ऐसे प्लेयर्स हैं ABCDE, तो स्टार्टिंग से जो पहला प्लेयर है वो एंडिंग से पहले प्लेयर से फाइट करेगा, ये इससे करेगा, एंड सो ऑन। ओके, एंड द विनर एडवांसेस टू द नेक्स्ट राउंड व्हेन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज ऑड। जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते तो ए ई से लड़ता, बी डी से लड़ता। ए और ई में मान लेते हैं ए जीत गया, बी और डी में मान लेते हैं बी जीत गया। सी लेकिन किसी से लड़ नहीं सकता, तो सी एडवांस हो जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए बिना किसी से फाइट किए हुए। यहाँ वही लिखा है, एंड द विनर एडवांसेस टू द नेक्स्ट राउंड व्हेन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज ऑड फॉर द करंट राउंड, द प्लेयर इन द मिडल ऑटोमेटिकली एडवांसेस टू द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द रो कंसिस्ट ऑफ प्लेयर 1 2 4 6 7, player 1 competes with 7, 2 competes with 6, 4 automatically advances to the next round. After each round is over, the winners are lined back in the row based on the original ordering assigned to them initially. Ascending order में वापस से उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, हर राउंड के बाद द प्लेयर्स आर नंबर्ड फर्स्ट प्लेयर एंड द प्लेयर्स नंबर्ड विथ फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर आर द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। आपको 2 प्लेयर दे रखे होंगे जो कि बेस्ट होंगे टूर्नामेंट में। कोई भी बंदा इनसे लड़ेगा तो हार जाएगा, है ना। दे कैन विन अगेंस्ट एनी अदर प्लेयर बिफोर दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन हाँ, जब इन दोनों की फाइट होगी तब हमें रुक जाना है। वही तो हमें बताना है कि कब इन दोनों का फाइट होगा, किस राउंड में इन दोनों का फाइट होगा। इफ़ एनी 2 अदर प्लेयर्स कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, ईदर ऑफ देम माइट विन एंड दस यू मे चूज द आउटकम ऑफ दिस राउंड। ठीक है, अगर मान लेते हैं इन दोनों प्लेयर के अलावा कोई और लोग एक दूसरे से लड़ता है, तो उनके बीच में आप चूज़ कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी जिता सकते हो उसमें। लेकिन कोई भी प्लेयर इससे लड़ेगा ना, इससे या इससे, तो वो हारेगा ही, है ना। गिवन द इंटीजर्स n, फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर रिटर्न एन इंटीजर अरे कंटेनिंग 2 वैल्यूज। 2 वैल्यू क्या है? अर्लीस्ट पॉसिबल राउंड नंबर एंड द लेटेस्ट पॉसिबल राउंड नंबर इन विच दीज 2 प्लेयर्स विल कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर देखो, N11 है, फर्स्ट प्लेयर 2 है, सेकंड प्लेयर 4 है। 11 है मतलब टोटल 11 प्लेयर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 प्लेयर्स हैं। और इसमें बता दिया है कि बेस्ट प्लेयर कौन है मेरे। बेस्ट प्लेयर मेरा ये है 2, और मेरा सेकंड बेस्ट प्लेयर 4 दे दिया है। ओके, आउटपुट 3 और 4 है, मतलब बोल रहा है कि थर्ड राउंड में ये लोग 2 और 4 की फाइट हो सकती है सबसे अर्ली, और सबसे लेट में जो थर्ड और ये फोर्थ राउंड में दोनों का फाइट हो सकता है। देखते हैं कैसे। ये मान लेते हैं ये मेरा राउंड 1 है, ठीक है। राउंड 1 में 1 11 से फाइट करेगा, 2 10 से फाइट करेगा, 3 9 से फाइट करेगा, 4 8 से, 5 7 से, 6 एडवांस हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। तो देखते हैं राउंड 2 में होगा क्या। 1 और 11 में मान लेते हैं 1 जीत गया, 2 और 10 में ऑब्वियस है 2 ही जीतेगा क्योंकि 2 बेस्ट प्लेयर है। 3 और 9 में मान लेते हैं 3 जीत गया, 4 और 8 में 4 बेस्ट प्लेयर है तो 4 ही जीतेगा। 5 और 7 में मान लेते हैं 5 जीत गया, 6 तो अपना एडवांस हो ही चुका था क्योंकि 6 मिडिल प्लेयर है। तो देखो राउंड 2 में ये है। अब देखो राउंड 2 में क्या 2 और 4 की फाइट हो सकती है क्या? नहीं होगी। देखो 1 6 से लड़ेगा, 2 5 से लड़ेगा, 3 4 से लड़ेगा, तो 2 और 4 की फाइट अभी भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए इनकी फाइट कराते हैं राउंड 3 में। इस राउंड में इनका फाइट अगर कराएंगे तो देखते हैं राउंड 3 में कौन लोग पहुंचेंगे। 1 का 6 से फाइट हुआ तो मान लेते हैं 1 जीतेगा, 2 और 5 में मान लेते हैं फाइट हुआ तो 2 ही जीतेगा, 2 बेस्ट प्लेयर है। 3 और 4 में 4 जीतेगा। क्या अभी 1 और 4 फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता है इस राउंड में, क्योंकि देखो 1 का 4 से फाइट होगा, 2 एडवांस हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। तो राउंड 4 में
देखो क्या होगा, 1 और 4 में फाइट होगा तो ऑब्वियस है 4 ही जीतेगा क्योंकि 4 बेस्ट प्लेयर है ना। तो 4 आ गया और 2 एडवांस हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। तो देखो राउंड 4 में ये दोनों आमने सामने आएंगे फाइट करने के लिए। तो सबसे बाद में जब इन दोनों का फाइट हो सकता है वो है राउंड नंबर 4। सबसे अर्लीस्ट क्या पॉसिबल है वो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मतलब मैं अभी तो याद है मैंने प्लेयर 1 को जिता दिया था खुद से ही। अब आप चूज़ कर सकते हो कि किस प्लेयर को जिताया जाए सच दैट वो जल्दी से जल्दी फाइट कर सके। ठीक है, तो याद करो पहले में जब 1 और 11 को फाइट करवाया तो मैंने 1 को जिता दिया था। इस बार 1 को नहीं जिताते हैं, इस बार 11 को जिता देते हैं। ठीक है, तो देखो होगा क्या, 11 जीत गया। 2 और 10 में ऑब्वियस है 2 ही जीतेगा। 3 और 9 में मान लेते 3 जीत गया। 3 और 9 में 3 जीत गया मान लेते। 4 और 8 में ऑब्वियस है 4 ही जीतेगा। 5 और 7 में 5 जीतेगा और 6 आ जाएगा। 2 4 3 4 5 6 11। तो राउंड 2 में ये हो गया। राउंड 2 में चेक करो 2 और 4 की फाइट हो सकती है क्या, नहीं होगी क्योंकि देखो 2 11 से लड़ेगा, 3 6 से, 4 5 से लड़ेगा। ठीक है, तो राउंड 3 तक जाना पड़ेगा हमें। देखते हैं 2 11 से लड़ेगा तो 2 ही जीतेगा ऑब्वियस सी बात है। 3 6 से लड़ेगा तो मान लेते 3 जीत गया। 4 5 से लड़ेगा तो 4 जीत गया। अब देखो ध्यान दो, अब इस राउंड में 2 और 4 लड़ सकता है। देखो 2 4 से लड़ेगा यानी कि मेरा थर्ड राउंड में 2 और 4 लड़ सकता है। ये अर्लीस्ट है, इससे अर्ली किसी राउंड में 2 और 4 फेस नहीं कर पाएगा एक दूसरे को। हमने ट्राई किया, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हैं, है ना। याद करो मैंने 1 और 11 में 11 को जिताया था, इस बार मैंने 1 को जिताया था, इस बार मैंने 11 को जिता दिया। ठीक है, और 3 और 9 में पहले मैंने 3 को जिताया था। अब एक और ऑप्शन है कि आप 9 को भी जिता सकते थे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट आपको 3 से अर्ली किसी राउंड में आप उन दोनों की फाइट नहीं करा पाओगे। तो ये अर्लीस्ट राउंड है जिसमें इन दोनों की फाइट हो सकती है, प्लेयर 2 और प्लेयर 4 की। और ये लेट सबसे लास्ट राउंड है जिसमें दोनों की फाइट हो सकती है 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो यही वाला एग्जांपल लिया मैंने कि मेरा n इज इक्वल टू 11 दे रखा है और मेरा फर्स्ट प्लेयर जो है उसको P1 मान लेते हैं। ठीक है, बार बार ताकि ये लिखना ना पड़े मुझे इतना बड़ा फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर। फर्स्ट प्लेयर मेरा 2 है और सेकंड प्लेयर जो है मेरा 4 है ना। 2 है और ये 4 है। तो अब देखो ध्यान दो, कोई भी प्लेयर जब फाइट करता है किसी से, है ना, जैसे मान लेते हैं प्रॉब्लम में दे रखा है ना कि ये जो ith प्लेयर है स्टार्टिंग से वो एंडिंग के ith प्लेयर से लड़ेगा। ठीक है, तो पोजीशनिंग मैटर करता है यहाँ पर, है ना, कि भाई जैसे इसकी पोजीशनिंग फर्स्ट पोजीशन है, इसका सेकंड, इसका लास्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट लास्ट से लड़ेगा, सेकंड सेकंड लास्ट से लड़ेगा, थर्ड थर्ड लास्ट से लड़ेगा एंड सो ऑन। यहाँ पोजीशनिंग मैटर करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं जब फाइट हुई 1 और 11 में, तो मान के चलते हैं 11 जीत गया। ठीक है, और मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर 2 और 4 था, तो 2 और 10 में फिर फाइट होगा तो 2 ही जीतेगा। ठीक है, 3 और 9 में मान लेते 3 जीता। 4 और 8 में हमेशा 4 ही जीतेगा, 4 स्ट्रॉन्गेस्ट है। 5 और 7 में 5 जीता। 6 और 6 तो 6 ही रह गया। तो बोला गया था ना कि नेक्स्ट राउंड में फिर सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब सॉर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 11 आएगा। इसको इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 11 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना कि याद है यहाँ पर पहले राउंड में 2 का पोजीशनिंग क्या था। पहले राउंड में 2 जो है ना सेकंड पोजीशन पर आ रहा था, सेकंड पोजीशन। यहाँ पर 2 जो है, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और जो 4 है, इनका पोजीशन चेंज हो गया है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, और पोजीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन से लड़ता है, सेकंड पोजीशन सेकंड लास्ट से लड़ता है, थर्ड पोजीशन फोर्थ लास्ट से लड़ता है। ठीक है, तो पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है और पोजीशनिंग चेंज हो जाता है बेस्ट प्लेयर्स का। देखो हर प्लेयर का पोजीशनिंग चेंज हो जा रहा है, हर राउंड के बाद चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला ये चीज़ हो गया कि पोजीशन मैटर करता है, पोजीशन मैटर्स, है ना, क्योंकि बता रखा है प्रॉब्लम में कि ith इंडेक्स फ्रॉम द एंड फाइट्स विद द ith इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ पोजीशन की ही बात हो रही है, तो पोजीशन मैटर करेगा। दूसरा कि भाई पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन ऑफ P1 एंड P2 कैन चेंज इन राउंड्स, है ना, अलग अलग राउंड्स में उनके पोजीशन चेंज हो सकते हैं। एक और बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये भी था कि यहाँ पर 11 प्लेयर्स है ना, तो देखो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सिंपली नेक्स्ट राउंड में कितने प्लेयर्स बचेंगे, n+1/2, एज सिंपल एज दैट। अगर 10 प्लेयर होते तो नेक्स्ट राउंड में 5 प्लेयर बचते हैं, 11 प्लेयर है तो नेक्स्ट राउंड में
6 प्लेयर बचेंगे, 12 प्लेयर होते तो नेक्स्ट राउंड में 6 प्लेयर बचते हैं, एंड सो ऑन। तो सिंपल क्या है, नेक्स्ट n+1/2 प्लेयर्स मूव टू नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ये तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगा आपके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझो, अगर ये समझ गए तो पूरा प्रॉब्लम समझ जाओगे बहुत आसानी से। एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था कि 1 जीत रहा है अगर 11 से, अगर मान लेते 1 जीत गया 11 से, तो 2 का पोजीशन, 3 का और 4 का पोजीशन एज इट इज़ था, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर 1 हार जाता तो देख रहे हो 2 और 4 का पोजीशन चेंज हो गया, ये अब फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे आ गया। ठीक है, तो कौन प्लेयर हार रहा है और कौन प्लेयर जीत रहा है बहुत उस पर मैटर करता है कि सेकंड नेक्स्ट राउंड में 2 और 4 का पोजीशन क्या होगा। और हमें हर बार 2 और 4 का पोजीशन चाहिए होगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वही तो पता करना है कि उन दोनों की फाइट कब होने वाली है। ठीक है, मुझे हर राउंड में 2 और 4 का पोजीशन चाहिए होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, मान के चलते हैं 1 और 11 में 1 जीत जाता है। ठीक है, 2 और 10 में ऑब्वियस है 2 ही जीतेगा। अब देखना, ध्यान देना, 3 और 9 में अगर 3 हारता है, ठीक है, मान लेते 3 अगर हार जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 9 यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि 9 जीत गया। 4 और 8 में 4 ही जीतेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 और 7 में मान लेते 5 जीत गया, फिर 6 जीत गया, यहाँ पर 9 था मेरा। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करो, इस बार भी पोजीशन चेंज हुआ है। देखो कैसे, इस बार 4 का पोजीशन चेंज हो गया है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। तो देख रहे हो इस बार 4 का पोजीशन चेंज हो गया। ओके, तो पता है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या पता चलता है कि पता है कौन लोग डिसाइड करते हैं कि इसका और इसका पोजीशन चेंज होगा कि नहीं। पता है कौन लोग डिसाइड करते हैं? ये जो फर्स्ट प्लेयर है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने लोग हैं, क्योंकि उनके हारने और जीतने से इसका पोजीशन डिटरमाइन हो रहा है। और जो फर्स्ट प्लेयर और जो सेकंड प्लेयर है, जो मेरे बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनके बीच में जो प्लेयर्स हैं, उनके भी हारने और जीतने पे इसका पोजीशन डिसाइड हो रहा है, 4 का पोजीशन डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, जो मेरा फर्स्ट प्लेयर है, इसको मैं वापस से इरेज कर देता हूँ इन सबको। जो मेरा फर्स्ट प्लेयर है 2, जो बेस्ट प्लेयर है 2, उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते थे। अभी के लिए मान लेते हैं 2 है, मान के चलते हैं लेफ्ट साइड में और भी प्लेयर्स होते हैं। मान लेते हैं ए होता, बी होता, सी होता। ठीक है, और यहाँ पर ही और भी प्लेयर हो सकते हैं। मान लेते हैं डी होता, ई होता, और यहाँ पर 4 है, एंड सो ऑन, बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते थे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, अभी जस्ट मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेयर्स हैं कितने सर्वाइव करेंगे उस पर डिपेंड करता है इसका पोजीशन क्या होगा। एंड अल्टीमेटली इनकी वजह से, और यहाँ बीच में जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से 4 का ही पोजीशन डिसाइड होता है। देखो कैसे, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान के चलते हैं तीनों जीत जाते हैं, ए, बी और सी, ये लोग जिन लोगों से भी लड़े होंगे, मान लेते हैं ए, बी, सी जीत गए, मान के चलते हैं। तो अगर ए, बी, सी जीत गया तो ए यहाँ पर रहेगा, बी यहाँ पर रहेगा, सी यहाँ पर रहेगा, और टू तो एनीवेज बेस्ट प्लेयर है, तो 2 जीतेगा ही जीतेगा। तो इस बार देखो 2 का पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन पर है, ये 4th पोजीशन पर है। ठीक है, और मान के चलते हैं, और हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं डी और ई भी जीत गया, तो 4 जो है, 4 का पोजीशन देखते हैं क्या है, 4 5 6 7th पोजीशन पर है ये। ठीक है, अब मान के चलते हैं ए और बी और सी में, मान लेते हैं ए हार जाता है जिससे भी उसने फाइट किया था, तो बी और सी बचेगा, यहाँ पर 2 हो गया। डी और ई में देखो, मान लेते हैं डी और ई जीत गया, और 4 यहाँ पर। तो इस बार देखो पोजीशन सबका चेंज हो गया, 2 जो है वो 3rd पर आ गया, ये जो है ये 6 पर आ गया। तो देख रहे हो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग हैं उनका, और मान लेते हैं यहाँ पर डी अगर हार जाता तो और भी चेंज हो, देखो 4 और भी चेंज हो जाता। अब देखो 4 का पोजीशन जो है ना 5th हो गया है। ठीक है, 5th पोजीशन हो गया 4। तो एक्चुअली में हो रहा क्या है कि जो मेरे P1 जो बेस्ट प्लेयर है एंड P2 जो बेस्ट प्लेयर है, इनका पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन पता किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सर्वाइवर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ P1 एंड सर्वाइवर्स टू द मिडल ऑफ P1 एंड P2। P1 एंड P2 में के बीच में कितने ये लोग हैं, ये जो डी और ये कितने बचेंगे उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी वजह से याद है 4 का ही पोजीशन चेंज हो रहा था।
तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ए मान लेते हैं ए बी सी में ए मर गया और बी सी रह गया, और यहाँ पर डी मर गया। मान के चलते हैं डी रह गया, ए मर गया और ई मर गया, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्लिकेट करने के लिए सिंपल सा फॉर लूप लिख देता हूँ। फॉर सर्वाइवर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, सर्वाइवर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1। मान लेते हैं 0 सर्वाइवर्स हुए, ठीक है, और टोटल सर्वाइवर्स कितने हो सकता है सारे के सारे बच जाएंगे। तो सर्वाइवर्स इज लेस देन इक्वल टू टोटल कितने सर्वाइवर्स होंगे, मतलब ये ऑब्वियस है बेस्ट प्लेयर जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने प्लेयर्स होंगे। आराम कैसे निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, ओरिजिनल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा बेस्ट प्लेयर जो है वो 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने प्लेयर्स होंगे, जो भी 2 का पोजीशनिंग है यहाँ पर स्टार्टिंग में राउंड 1 में, तो जो पोजीशन है वही उसकी वैल्यू भी है। तो सिंपली 2 - 1 कर दो, 1, इसका मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो P1 है मेरा, P1 या तो उसको लेफ्ट मान लेते हैं, P1 P2 जो मानना है मान लो, ठीक है। P1 - 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इतने प्लेयर्स होंगे, ओके, ठीक है, ओके। सिमिलरली सर्वाइवर्स, इसको प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है, ताकि सारे पॉसिबल सर्वाइवर का काउंट निकाल सकें P1 के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। दूसरा फॉर लूप लिखते हैं। इसके अंदर एक और फॉर लूप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई इसके हर पॉसिबिलिटी के लिए इसकी भी तो हर पॉसिबिलिटी है DE की, है ना। तो अब मैं लिख लेता हूँ सेम फॉर लूप, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर। फॉर सर्वाइवर्स इन द मिडल ऑफ द P1 एंड P2 विल बी इक्वल टू 0। हो सकता है 0 सर्वाइवर्स हो, या हो सकता है 1 हो सर्वाइवर, या हो 2 हो, या फिर जितना भी बीच में होगा इनके बीच में। तो ऑब्वियस से दिमाग लगाओ कितने लोग होंगे फर्स्ट और बेस्ट प्लेयर के, सेकंड प्लेयर के बीच में। ये जो बेस्ट प्लेयर्स इनके बीच में कितने प्लेयर्स होंगे, सिंपली कैसे कर सकते हो, यहाँ इस एग्जाम्पल से देखो। यहाँ पर बेस्ट प्लेयर मेरा कौन है, 2 और 4 है। आराम से ऐसे निकाल सकते हो, 4 यानी कि P2 - 2 यानी कि P1 - 1, है ना। P2 - P1 - 1, उससे निकल जाएगा कि बीच में कितने प्लेयर्स हैं, मिडल में, है ना। तो टोटल इतने प्लेयर्स होंगे बीच में। तो यहाँ पर बीच में फॉर लूप में मुझे लिखना चाहिए लेस देन इक्वल टू P2 - P1 - 1, ठीक है। और सर्वाइवर्स टू द मिड प्लस प्लस। तो इससे हो रहा पता है क्या है, कि मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेयर्स हैं और राइट हैंड और यहाँ मिडल में जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वही दोनों डिसाइड करते हैं कि इसका और इसका क्या पोजीशन होगा, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोबारा भी बताऊँगा यहाँ पर, इधर ही लिख के दिखाता हूँ। मान के चलते हैं A था, B था, C था, D था, E F G H I J, और मान के चलते हैं आपका बेस्ट प्लेयर जो है वो है जी, मान लेते हैं K है, L है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मान के चलते हैं आपका बेस्ट प्लेयर है C और E, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो कितने प्लेयर्स हैं, टोटल 2 प्लेयर्स हैं, है ना, और मिडल में 1 प्लेयर है, ओके। अब देखो ध्यान देना, अगर लेफ्ट हैंड सर्वाइवर में जितने लोग हैं उसमें मान लेते हैं 0 सर्वाइवर्स हुए हैं, मतलब कोई भी नहीं बचा, सब मर गया, ठीक है। तो C का पोजीशनिंग क्या होगा, देखो तो फर्स्ट पोजीशन पर होगा वो नेक्स्ट राउंड में, ऑब्वियस बात है, क्योंकि A और B मर जाएगा। और अगर मान के चलते हैं सर्वाइवर जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक सर्वाइवर रहता, तो मतलब ये मर जाता और ये एक बच जाता, तो देख लो C का पोजीशनिंग क्या होता, C का पोजीशनिंग हो जाता जितने सर्वाइवर है लेफ्ट हैंड साइड में +1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने सर्वाइवर है, 1 सर्वाइवर है, उसमें +1 कर दो तो C का पोजीशन निकल आएगा। C का पोजीशन सेकंड है इस बार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट राउंड में है, नेक्स्ट राउंड में P1 का जो पोजीशन होगा, P1 पॉस मतलब P1 का क्या पोजीशन होगा, वो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कितने सर्वाइवर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सर्वाइवर्स थे उसमें सिंपली +1 कर दो, ठीक है।
उससे आपका P1 का पोजीशन निकल आएगा लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट राउंड के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में P2 का क्या पोजीशन होगा। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट राउंड में ये P2 का पोजीशन मैं निकाल रहा हूँ। P2 पॉस इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, देखो P2 जो है वो यहाँ पर है ना, ये प्लेयर 2 जो है मेरा E है, ये प्लेयर 2 है, इसकी पोजीशन देखो किस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पर कितने सर्वाइवर्स हैं, और C यानी कि एक्चुअली में C का क्या पोजीशनिंग है, उसमें मिडल में कितने सर्वाइवर्स बचेंगे, प्लस कर दोगे और +1 करोगे तो इसका पोजीशन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्वाइवर बचा। ठीक है, एक सर्वाइवर सिर्फ बचा, तो 1 + 1 2 हो गया, प्लस मान लेते हैं मिडल में एक सर्वाइवर बचा, 1 + 1 3 हो गया, और +1 कर दो ताकि ई कप पर आप पहुंच सको। तो P2 का पोजीशन देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्वाइवर्स थे, ठीक है, उसमें +1 करके जो हमें किसका पोजीशन मिल गया था, इसका पोजीशन मिल गया था P1 का, है ना। तो P1 का तो पोजीशन मिल ही गया था, P1 के बाद ही तो राइट हैंड साइड में P2 है ना। प्लस देखो क्या कर रहा हूँ, बीच में कितने मिडल सर्वाइवर्स बचे थे वो भी तो डिसाइड करेगा कि P2 का पोजीशन क्या है, ये प्लस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और उसके बाद +1 जब करोगे तो आप P2 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, ये समझ गए तो सब समझ जाओगे। तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो टफ हुआ था वो इसकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि ये चीज़ एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, अब आप नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो चुके हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि नेक्स्ट राउंड में P1 कहाँ पर होगा और P2 कहाँ पर होगा, और नेक्स्ट राउंड में आपको नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी ऑलरेडी पता है कितने होंगे, n+1/2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। तो अब बस पता है मेरा काम यही रहेगा, मैं नेक्स्ट राउंड को कॉल कर दूंगा, सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा। ठीक है, फाइंड जो भी फंक्शन का नाम था उसमें मैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम अब एग्जैक्टली सेम है, बस पोजीशन अलग हो चुका है P1 और P2 का। यही हिंट किया कि भाई ये एक्चुअली में रिकर्शन का प्रॉब्लम है ना, सिंपल रिकर्शन का प्रॉब्लम था ये एक्चुअली में, क्योंकि देखो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम हो चुका है। एग्जैक्टली मेरे पास P1 का पोजीशन है, P2 का पोजीशन है, और मेरे पास नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी अब पता है मुझे, है ना। फाइंड नंबर्स ऑफ प्लेयर्स कितने हो चुके हैं मेरे, n+1/2 हो चुके हैं अब। तो देख रहे हो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम को थोड़ा शॉर्ट हो चुका है प्रॉब्लम, है ना, एक तरह का सब प्रॉब्लम हो गया, ये छोटा प्रॉब्लम हो चुका है। पहले क्या था, n था, P1 का पोजीशन, P2 का पोजीशन, अब क्या है, n+1/2 है। P1 का नया पोजीशन nP1 मान लेते हैं, P2 का नया पोजीशन nP2। सेम ही तो प्रॉब्लम है, बस पैरामीटर अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, रिकर्शन को ये संभाल दिया, सौंप दिया कि भाई तुम आंसर मेरे ले आना। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया, और मान के चलते हैं ये मेरा आंसर ले आता है। यही तो है रिकर्शन के ब्यूटी, कि तुम कॉल कर दो और उम्मीद करो कि वो आंसर ले आएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि हाँ, नेक्स्ट राउंड से मैंने निकाल के ले आया कि भाई अर्लीस्ट जो होगा वो x होगा, अर्लीस्ट राउंड, और जो लेटेस्ट राउंड होगा, सबसे लास्ट राउंड होगा जहाँ पर दोनों फाइट करेंगे, वो y होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि बाद का, मतलब नेक्स्ट राउंड से बताया उसने आंसर, रिकर्शन ने। बट अभी वाला राउंड तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, तो मुझे आंसर, इसका मतलब अर्लीस्ट जो था x, उसमें +1 करना पड़ेगा और y +1 करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे सारे पॉसिबिलिटी फॉर लूप से हम चेक करते जाएंगे। तो ऊपर 2 वेरिएबल ले लेंगे, 2 वेरिएबल यहाँ पर ले लेना, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट करके, है ना, और बेस्ट अर्लीस्ट निकालते रहना। ये हो गया अर्लीस्ट आपका, अर्लीस्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑलरेडी जो अर्लीस्ट एग्जिस्ट कर रहा था, अगर उससे भी छोटा वैल्यू मिल गया x+1 में, तो ये अर्लीस्ट मैं अपडेट कर दूंगा। सिमिलरली लेटेस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम, अगर मुझे और भी बड़ा आंसर मिल गया तो लेटेस्ट का ऑलरेडी जो भी वैल्यू रहेगा, और y+1। देखो ध्यान देना, ये +1 मैंने क्यों किया, ये वाला +1, क्योंकि देखो जो रिकर्शन है उसने मुझे क्या ला कर दिया, नेक्स्ट राउंड से आंसर ला कर दिया है। बट करंट राउंड को मैंने अभी ऐड कहाँ किया था, करंट राउंड के लिए यहाँ पर +1 किया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सारे ये क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी अज्यूम करके मेरे लिए आंसर ले आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में मुझे सिंपली क्या रिटर्न करना होगा, जो भी मेरा अर्लीस्ट आता है और मेरा लेटेस्ट आता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट क्या हमने अब तक जो निकाला ये इनफ है? इतने ही से मेरा आंसर आ जाएगा? एक चीज़ हम लोग पता है क्या मिस कर रहे थे, आपने नोटिस किया होगा, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें मेरा प्लेयर 1 जो है वो 2 है और प्लेयर 2 जो है मेरा 4 है। तो देखो ध्यान दो, दोनों दोनों ये पूरे लिस्ट में सेम हाफ में है। देखो अगर मैं मिड से ऐसे बांट दूं तो दोनों सेम हाफ में है, तो गारंटीड है कि वो इस राउंड में तो फाइट कभी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम हाफ में है। ऑब्वियस ही बात है, ये 1 इससे लड़ेगा, 2 इससे लड़ेगा, 3 से 4 यहीं कहीं नेक्स्ट हाफ में किसी से लड़ेगा, है ना। ये देखो 4 जो है नेक्स्ट हाफ में कोई बंदा है उससे लड़ेगा, 2 जो है नेक्स्ट हाफ में जो बंदा है उससे लड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हाफ में है, तो 2 और 4 कभी भी इस राउंड में, इस करंट राउंड में नहीं लड़ सकते, ठीक है। बट अगर एग्जाम्पल ऐसा होता तो कि मेरा प्लेयर 2 जो है वो 4 ना हो के मान के चलते हैं प्लेयर 2 मेरा 8 ले लेते हैं, इस बार मान के चलते हैं इस बार 8 है मेरा दूसरा वाला बेस्ट प्लेयर, तो ये केस पहले वाले केस से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि याद करो पहले वाले केस में क्या होता था कि 2 और 4 जिनसे भी लड़ते थे ना वो सेकेंड हाफ में होते थे। जैसे ये देखो 2 जो है वो 10 से लड़ेगा, 4 जो है वो 8 से लड़ेगा एक्चुअली में, है ना। तो वो लोग हारेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट उनके हारने पर ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि 2 और 4 का पोजीशन क्या होगा, क्योंकि वो तो राइट हैंड साइड में है ना। मुझे 2 और 4 का पोजीशन जो डिसाइड हो रहा था वो इस हाफ से डिसाइड हो रहा था कि यहाँ पर कौन हारेगा, और इस हाफ से डिसाइड हो रहा था कि यहाँ पर कौन हारेगा, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में जिनसे भी लड़ रहे थे 2 और 4 उनकी वजह से कभी 2 और 4 के पोजीशन पर इम्पैक्ट नहीं होता। बट इस बार प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि जो सेकंड वाला बेस्ट प्लेयर है वो सेकंड हाफ में आ चुका है। ये 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, मतलब ये मिडिल हाफ के राइट हैंड साइड में है बेस्ट प्लेयर। तो अब देखो सिनारियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अभी ये जो लेफ्ट प्लेयर है, ये जो P1 है मेरा, इसके लेफ्ट में कितने लोग हारेंगे जीतेंगे वो तो अभी भी इम्पैक्ट करेगा कि P1 का और P2 का क्या पोजीशन होने वाला है नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। बट ये जो है ना 8, अब पता है इससे लड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है 8 ऑब्वियस इससे लड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि ith फ्रॉम एंड फर्स्ट, ith फ्रॉम एंड, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस बात है इस बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। इस बार 8 जो है वो इस 4 से लड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ कि ये बंदा पता है कौन है, दिस फाइट्स P2, ये P2 से फाइट करने वाला है, ओके। तो मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा P1 था और ये बंदा P2 से फाइट करेगा, ये मेरा P2 है। तो अब देखो ध्यान दो, राउंड 2 में थोड़ा सिनारियो अलग हो जाएगा। अब राउंड 2 में आपको दिखाता हूँ क्या होगा। इस बार राउंड 2 में पता है हो क्या रहा है, देखो 8 जब 4 से फाइट करेगा ना तो ये तो गारंटीड है कि 4 हारने वाला है, क्योंकि 8 बेस्ट प्लेयर है। एनीवन हु फाइट्स विद इधर 2 और 8 यानी कि बेस्ट प्लेयर्स वो हारेगा ही हारेगा। तो इस बार 4 तो गारंटीड है हारेगा। तो हो क्या रहा है देखो, मान के चलते 1 जीत गया, 2 तो जीतेगा ही जीतेगा, मान के चलते हैं 3 अभी है, 3 जीत गया। अब देखो 4 तो गारंटीड हटेगा, तो 4 यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बीच में 5 है, 6 है, 7 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 तो गारंटीड है जीतेगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है ना कि 8 का जो पोजीशन है ना वो एक्चुअली में डिपेंड कर रहा है, देखो 4 तो हारेगा ही हारेगा, तो 4 को तो गायब ही कर दो। वो एक्चुअली में डिपेंड पता है किस पे करेगा कि 2 जो है, जो मेरा P1 है, P1 के लेफ्ट में कितने लोग थे, उनके उसमें से कितने लोग जीतेंगे या हारेंगे। और देखो 8 जो याद है इससे लड़ा था, तो ये तो गारंटीड है हारेगा। इसके और P1 के बीच में जो लोग हैं उनमें से कितने लोग जीतेंगे या हारेंगे उस पर भी डिपेंड करता है 8 का। और एक और चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाई इससे तो फाइट करने वाला था, ये हार चुका है अभी बंदा, बट यहाँ पर और कितने प्लेयर्स जीतेंगे हारेंगे उस पर भी डिपेंड कर रहा है प्लेयर 2 के लिए। तो प्लेयर 2 की हालत ख़राब हो गई है एक्चुअली में। हमारा टफेस्ट पार्ट इस केस में यही है कि प्लेयर 2 का पोजीशन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये कि P1 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग हारेंगे जीतेंगे, दूसरा कि भाई ये बंदा तो हारेगा ही हारेगा, क्योंकि ये P2 से लड़ रहा है तो ये हारेगा ही हारेगा, लेकिन इसके बीच में और P1 के बीच में जो कितने लोग हैं उनमें से कितने लोग जीतेंगे हारेंगे, और यहाँ पर जो है इनमें से कितने लोग जीतेंगे हारेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम देता हूँ, ये है मेरा रिमेनिंग मिड काउंट है, रिमेन मिड का काउंट है ये। यहाँ पर कितने लोग हारेंगे जीतेंगे काउंट, या तो सर्वाइवर्स, इसको सर्वाइवर्स नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये याद है ये बंदा तो हारने ही वाला था ये वाला, क्योंकि ये 8 से लड़ रहा है, और यहाँ पर जितने नंबर्स ऑफ प्लेयर है, ठीक है,
इसको मैं क्या मान लूँ, काउंट ऑफ मिड सर्वाइवर्स, है ना। याद है इससे पहले हमने क्या वेरिएबल का नाम लिया था, सर्वाइवर्स मिड लिया था ना। तो ये ले लेते हैं सर्वाइवर्स मिड, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में याद है ये 1 वाला जो था, मतलब ये प्लेयर 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड में थे उनका नाम हमने क्या लिखा था, सर्वाइवर्स लेफ्ट, है ना, सर्वाइवर्स लेफ्ट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, पहले तो सारे वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 8 जो है मेरा P2 है वो किससे फाइट करेगा, ठीक है। देखो P2 जो है वो इससे फाइट करेगा क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट है, मिडल हाफ के जस्ट अपोजिट साइड में है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका ये है, याद करो इसका मैंने वेरिएबल का नाम क्या आया था, फाइट्स P2। तो फाइट्स P2 का वैल्यू क्या है वो मैं निकाल लेता हूँ। फाइट्स P2 जो है वो कौन होगा, वो देखो ध्यान दो। P2 को जो वैल्यू है करेंटली क्या है, 8 है, ठीक है। तो जो टोटल याद है मेरे पास कितने प्लेयर्स थे, n प्लेयर्स थे। n माइनस P2 करोगे तो देखो होगा क्या, n मेरा 11 है, 11 माइनस 8 करोगे तो 3 आएगा, उसमें +1 कर दो तो ये मेरा वो बंदा मिल जाएगा जिससे P2 एक्चुअली में फाइट करेगा। एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन, इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए अपोजिट किससे फाइट करेगा तो आराम से सेम तरीके से निकाल सकता हूँ। n माइनस 9 यानी कि 11 माइनस 9 +1 दैट इज़ 3, यानी कि 3 से फाइट करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, n माइनस P2 +1 करोगे तो ये फाइट्स P2 वाला बंदा मिल जाएगा मुझे, ये जो पक्का हारने वाला है, ओके, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए होता था, सर्वाइवर टू द लेफ्ट, सर्वाइवर्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने सर्वाइवर्स होंगे टोटल, उसका काउंट निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई जो P1 है उसमें -1 कर दो, ओके। और उसके बाद और क्या निकालते थे कि ये मिडल में जो सर्वाइवर्स मिडल में है उसका काउंट कितना है, सर्वाइवर्स मिड का काउंट कितना है। यहाँ पर सर्वाइवर लेफ्ट का काउंट था, काउंट का वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ भी काउंट है, ठीक है। तो मिड में कितने वो देखो ध्यान देना, जो याद है ये बंदा जो हारने वाला था 8 से, जिसने फाइट किया था, फाइट्स राइट इसका नाम था ना, उसमें फाइट्स P2 और P1 में कितना के बीच में कितने प्लेयर्स होंगे, P1 माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही निकालोगे कि बीच में कितने प्लेयर्स हैं। याद करो इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, 4 माइनस 2 -1, यानी कि एक ही प्लेयर होगा इन दोनों के बीच में, है ना, ठीक है, वो है प्लेयर नंबर 3। चलो ये भी निकाल लिया हमने कि मिडल में यहाँ के कितने प्लेयर्स होने वाले हैं, ओके। और क्या निकालना होता था, और ये रिमेनिंग मिड सर्वाइवर्स कि कितने यहाँ पर बच सकते हैं, तो ये भी निकाल लेते हैं। रिमेनिंग मिड सर्वाइवर्स का काउंट जो है, ठीक है, वहाँ पर वो हमने कैसे निकाला था, याद करो P2 था मुझे पता है ऑलरेडी, और P2 किससे लड़ने वाला था, इससे लड़ने वाला था, उसके बीच के नंबर ऑफ प्लेयर्स है, तो P2 माइनस फाइट्स P2 वाला जो बंदा है ना, -1, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखो, ये पार्ट आसान है, टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। बस एक बार डायग्राम ये बनाने की देरी थी, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना लोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा है, ये 4 लाइन, ठीक है। अब मैं फॉर लूप लिखने के लिए रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। अब फॉर लूप लिखने से पहले एक बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूँ। देखो तो यहाँ पर कितने प्लेयर्स हैं, टोटल 3 प्लेयर्स हैं। बताओ, एक बात बताओ, इन 3 प्लेयर्स को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट राउंड में इन 3 प्लेयर से कितने प्लेयर बचेंगे, ये बताओ। क्योंकि देखो 8 तो इससे लड़ रहा है, ये तुम गारंटीड पता है मुझे। यहाँ बीच में जो प्लेयर्स हैं उनमें से नेक्स्ट राउंड में कितने प्लेयर्स बचेंगे, देखो तो यहाँ पर 3 प्लेयर हैं, ये इससे फाइट करेगा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लेयर थे, अगर ये एक दूसरे से फाइट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2 प्लेयर, क्योंकि देखो ये इससे फाइट करेगा तो एक बचेगा और मिडल वाला तो आगे बढ़ ही जाएगा। 3 थे तो 2 बच रहे हैं। और मान लेते हैं बीच में अगर 4 प्लेयर्स होते तो, मान लेते हैं 4 प्लेयर्स होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4 प्लेयर्स होते हैं, तब कितने बचेंगे, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ठीक है। तो आराम से आप ऐसे निकाल सकते हो कि मिडल में जितने भी प्लेयर्स हैं ना, पता है नेक्स्ट राउंड में वहाँ पर कितने प्लेयर्स बचेंगे, +1/2, एज सिंपल एज दैट, है ना। ये जो मेरा रिमेनिंग मिड्स काउंट है ना, उसमें +1/2 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड में इतने बचेंगे बीच में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी कि नेक्स्ट राउंड में P2 का पोजीशन इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर कितने लोग जीतेंगे, ठीक है, कितने लोग बचेंगे, इस पर भी डिपेंड कर रहा है और इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
ओके, तो अब हम आराम से फॉर लूप लिख सकते हैं जो हमने केस 1 के लिए भी लिखा था। तो देखो यहाँ पर देखना, ध्यान देना, फॉर इज इंट सर्वाइवर टू द लेफ्ट हैंड साइड वो 0 हो सकता है, या फिर सर्वाइवर टू द लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू टोटल सर्वाइवर का जितना काउंट था, है ना, सर्वाइवर लेफ्ट काउंट जितने पॉसिबिलिटी थे सारे पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाइवर लेफ्ट प्लस प्लस, सेम फॉर लूप लिख रहे हैं, है ना। सिमिलरली फॉर इंट सर्वाइवर्स मिड, सर्वाइवर मिड का काउंट कितना हो सकता है, 0 बच सकते हैं। सर्वाइवर मिड लेस देन इक्वल टू सर्वाइवर मिड काउंट, यहाँ पर निकाला था हमने, सर्वाइवर मिड काउंट सर्वाइवर मिड प्लस प्लस, सिंपल सा फॉर लूप लिख दिया हमने। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले निकालते हैं पोजीशन 1, ठीक है। P1 का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। तो एज सिंपल एज दैट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वाइवर लेफ्ट हैंड साइड में जितने लोग बचेंगे उसमें +1 कर दो, सर्वाइवर टू द लेफ्ट उसमें +1 करोगे तो P1 का एक्चुअली में पोजीशन मिल जाएगा, है ना। इसको नेक्स्ट P1 बोल दो, या तो नेक्स्ट पोजीशन 1 फॉर द प्लेयर 1, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन 1 फॉर द प्लेयर 2। ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ, पहला तो कि भाई नेक्स्ट पोजीशन 1 जो प्लेयर 1 का जो पोजीशन था वो तो यहाँ पर एडअप होगा ही होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, ये तो एडअप होगा ही होगा। प्लस सर्वाइवर्स इन द मिडल, कितने लोग बचे हैं, याद है ये वाला वेरिएबल, है ना, सर्वाइवर इन द मिडल प्लस ये वाले लोग। देखो मैंने इसको कंसिडर कर लिया, सर्वाइवर इन द मिडल को कंसिडर कर लिया, अब ये बचा रहेगा ये वाला, है ना। ये कौन है, याद करो, मैं अभी जस्ट निकाला था, ये रहा, रिमेनिंग मिड प्लस काउंट प्लस 1/2, ठीक है। यानी कि रिमेनिंग मिड काउंट, मिड सर्वाइवर काउंट प्लस 1/2, ठीक है। प्लस लास्ट में 1 किया, ये +1 याद है हर बार क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में P2 का पोजीशन जानना ना, तो +1 करेंगे तो P2 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये है इतने, ये पोजीशन है प्लेयर 1 का, उसके बाद सर्वाइवर मिडल में कितने लोग बचे, उसके बाद बीच में याद है जो रिमेनिंग मिडल वाले लोग थे उनमें से जितने लोग बचेंगे, कितने लोग बचेंगे, +1/2, ये फॉर्मूला लगा दिया और +1 करके हम लास्ट में P2 पे पहुंच गए, ठीक है। अब समझ में आया ये चीज़, बहुत टफ लगेगा अगर कहीं एडिटोरियल में लिखा हुआ भी देखोगे तो नहीं समझ में आएगा ये, तो बहुत ही पेशेंटली मैं ब्रेक डाउन करके इसको समझाया हूँ, ठीक है। ओके, अब बस पोजीशन पता चल गया तो वापस से वही काम, रिकर्शन पर पूरा काम सौंप दो कि भाई मेरे पास नेक्स्ट राउंड के लिए n+1/2 प्लेयर्स हैं, मेरे पास प्लेयर 1 का नेक्स्ट पोजीशन भी है, मेरे पास प्लेयर 2 का नेक्स्ट पोजीशन भी है, पोजीशन 2, बस भेज दो, ये मेरा आंसर लेके आ जाएगा x, y। फिर वही करेंगे जो यहाँ पर किया था, कंपेयर करते करते मैक्सिमम निकाल लेंगे, अर्लीस्ट या जो भी है। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को समझो, क्योंकि एक हार्ड प्रॉब्लम अगर ये मार्क किया गया है तो मतलब इसमें मल्टीपल चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बना तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है ये सब प्रॉब्लम। लास्ट में फिर कुछ नहीं, हमेशा की तरह वही अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट जो आपको बेस्ट मिला वही आपको रिटर्न करना है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया, ओके। अब हम लोग कोड करने के लिए रेडी हो गए। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कोड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही था ना, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। यहाँ पर आपको फर्स्ट प्लेयर है, ये सेकंड प्लेयर है, और एन आपको दे दिया नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 ही बस हमें लिखना था, केस 1 वाला होगा, केस 2 वाला होगा। तो केस 1 जो है मतलब बोथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मान के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मान लेते हैं P1 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है, तो उसका चेक कैसे डालोगे। आप सिंपली ये लिख सकते हो केस 1 के लिए, इफ़ जो मेरा राइट प्लेयर है, राइट प्लेयर जो है, अगर वो लेस देन या इक्वल टू n+1/2 होता है ना। n+1/2 मतलब क्या हुआ, हाफ के इधर, ठीक है। n+1/2 से हुआ क्या कि एकदम हाफ में बट गया मेरा। अगर P2 मेरा यहाँ हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ पर, मतलब दोनों एक ही हाफ में है, ठीक है, उस केस में केस 1 होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम हाफ में है तो दोनों का इस
दोनों जिनसे भी फाइट करेंगे वो अदर हाफ में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो केस 1 वो हो गया। अगर ये है तो यहाँ पर चेक लगा दो, केस 1 वाला कोड लिख दो। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स मतलब पक्का दोनों अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पर केस 2 वाला केस लगा दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और बेस केस लिखना मत भूलना, रिकर्शन हर बार कॉल कर रहे हो तो बेस केस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर देखो बेस केस मतलब क्या हुआ कि दोनों का इसी राउंड में फाइट हो जाएगा। दोनों का इसी राउंड में फाइट होगा, वो आप कैसे पता करोगे वो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। मान के चलते हैं दोनों एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मान के चलते हैं कि आपका प्लेयर 1 ये था और प्लेयर 2 ये था। तो देख रहे हो दोनों का जो वैल्यू है एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर के बराबर है, एग्जैक्टली मिरर है एक दूसरे का, जस्ट अपोजिट। मतलब दोनों का फाइट इसी राउंड में हो जाएगा। या फिर मान के चलते हैं आपका P1 अगर ये होता, इसका एग्जैक्टली किससे फाइट हो सकता है, इससे फाइट हो सकता है। तो ये P1 है, मान लेते हैं P2 ये होता, दोनों का फाइट हो सकता है, इसी राउंड में हो जाएगा फाइट। तो बेस केस मेरा वही है कि अगर मेरा इसी राउंड में फाइट हो जाता है, इफ़ दिस इज द फाइट राउंड ऑफ P1 एंड P2, मतलब इसी राउंड में अगर दोनों का फाइट हो जाएगा, इसका मतलब पता है दोनों का जो वैल्यू होगा ना, जैसे इसका पोजीशन 3 है, इसका पोजीशन 8 है, तो दोनों का सम पक्का n के बराबर होगा, सॉरी n+1 के बराबर होगा, पक्का हर बार ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बस सिंपली ये चेक कर देना कि P1 का जो पोजीशन है और P2 का जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली अगर n+1 के बराबर है, मतलब दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज पर है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि P1 जो है एक्चुअली में इज इक्वल टू n P1 प्लस P2 इज इक्वल टू n+1 n माइनस P2 प्लस 1। ठीक है, ये भी लिख सकते थे, जो आपको मैंने ऊपर अभी बताया था ना, ये निकालते वक्त फाइट्स एट, ये बंदा कैसे निकालते थे हम लोग, अभी जस्ट आपको यहाँ सिखाया था, ये रहा n माइनस P2 प्लस 1। ठीक है, तो मतलब दोनों अगर एग्जैक्टली P1 और P2 दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हुए तो मतलब फाइट अभी ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी राउंड में फाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1,1 भेज दूंगा कि अर्लीस्ट भी यही है और लेटेस्ट भी यही है, क्योंकि इसी राउंड में फाइट होने वाला है। रिटर्न, ठीक है, और जब जो भी वैल्यू रिटर्न होगा उसमें देखो हम लोग यहाँ +1 कर भी रहे थे, क्योंकि ये वाला राउंड भी कंसिडर करना है ना। ठीक है, तो जो भी रिटर्न होगा उसमें देखो यहाँ +1 कर रहे थे ना। ये तो बेस केस है, बेस केस मतलब इसी राउंड में फाइट होने वाला, तो अर्लीस्ट भी यही है, लेटेस्ट भी यही है, तो ये मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये बेस केस था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो कोड करने से पहले एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी एक कॉर्नर केस है जो हमने मिस कर दिया। देखो क्या, मान के चलते हैं आपके पास एग्जांपल ये रहता 1 2 3 4 5, यानी कि n आपका 5 दे रखा है। आपका जो बेस्ट प्लेयर्स है P1 2 है और P2 मेरा 5 है, मतलब उसको मैं ऐसे बढ़ देता हूँ, ये मेरा बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये मेरा केस 2 पर फॉल करेगा ना, केस नंबर 2, क्योंकि देखो दोनों बेस्ट प्लेयर्स हाफ में रहे, अलग अलग हाफ पर है। ठीक है, तो केस 2 में याद है हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये निकालते थे कि ये बंदा 5 जो है वो किससे फाइट करेगा एक्चुअली में, और ये मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, फाइट्स एट, फाइट्स राइट, ये बंदा राइट को फाइट करेगा। ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट होता था, लेफ्ट या तो फिर इसको P1 बोल दो, ये मेरा राइट हो जाए, यानी कि इसको P2 बोल दो, और ये मेरा फाइट्स राइट है। अब देखो प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम पता है क्या है, अब याद करो इससे पहले जो हमने केस निकाला था वो फाइट्स एट जो था वो लेफ्ट के राइट हैंड साइड में था। ये देखो इससे फाइट करने वाला था 8 और वो लेफ्ट के, ये P1 के राइट हैंड साइड में था, है ना। तो इनके बीच का यहाँ पर निकाल पा रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच में क्या है वैल्यू। अगर ऐसा यहाँ पर, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि भाई ये ना इधर आ गया, फाइट सेट इधर आ गया। ठीक है, फाइट सेट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं निकालूंगा फाइट्स एट, फाइट्स राइट जो भी वेरिएबल था, है ना, उसमें याद है मैं क्या करता था, -P1 करते थे और -1 करते थे, तो इससे निकल कर आता था कि कितने लोग मिडल में हैं जो सर्वाइवर के लिए ये आ सकते हैं काउंट में। ये देखो यहाँ मैं निकालता था ना, फाइट्स P2 -P1 -1, तो सर्वाइवर मिड काउंट निकल के आता था, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके, तो बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, देखो ध्यान दो, फाइट्स राइट तो मेरा ये है, राइट बोले तो फाइट्स P2, वेरिएबल का नाम सॉरी चेंज कर दिया मैंने, फाइट्स P2, फाइट्स P2। ओके, अब देखो दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पर फाइट्स P2 की वैल्यू 1 है, -2 -1, आंसर आ रहा -2, ये तो गड़बड़ है ना, ऑब्वियसली गड़बड़ है। तो बस इतना इंश्योर कर लेना कि अगर इस तरह का कोई केस आता है, इफ़
राइट, सॉरी क्या था, लेफ़्ट जो है, यानी कि लेफ़्ट मतलब P1 का जो वैल्यू है मेरा, ये रहा P1 का जो वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन हो जा रहा है n माइनस राइट प्लस वन वाले वैल्यू से, n माइनस राइट प्लस वन से क्या निकलता था, फाइट्स P2 की जो वैल्यू है, मतलब P1 देखो राइट हैंड साइड में आ गया है इसके, तो ये गड़बड़ हो गई। तो उस केस में मेरा ये नेगेटिव आ जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले ही चेक डाल दिया कि अगर ऐसा केस आता है तो देखो हम लोग क्या करेंगे। अभी याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम सिमेट्रिक है एक्चुअली में, ABCDEF है अगर मान के चलते हैं, और अगर आपका बेस्ट प्लेयर B और E है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक है, तो आप एक एक शिफ्ट भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा। यहाँ पर देखो ध्यान देना, इधर इस केस में 1 2 3 4 5 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 था, और मेरा P1 ये था और P2 ये था, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा n माइनस जो मेरा P1 है, P1 प्लस वन, ठीक है, n मेरा कितना है 5 है, माइनस P1 क्या है 2 है, प्लस वन दैट इज़ 5 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक टेम्प में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद अब देखो ध्यान देना, मैं P1 को क्या असाइन कर रहा हूँ वो समझना। P1 को मैं असाइन करूँगा n माइनस राइट प्लस वन, तो इससे होगा क्या, 5 माइनस 5 प्लस वन दैट इज़ 1 हो गया, ठीक है। तो P1 मेरा एक्चुअली में यहाँ आ गया, है ना, और P2 मेरा 4 पर आ गया, देख रहे हो, P2 यहाँ पर आ गया। याद करो, पहले P1 यहाँ था, P2 यहाँ था, अब क्या हुआ, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ पर आ गया। सिमेट्रिक है प्रॉब्लम, इसीलिए सिमेट्रिक शिफ्ट मैंने मारा तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखो ध्यान दो, अब फ़ायदा क्या होगा आपको, अब आपका वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। याद करो, ये 4 जो है किससे फाइट करेगा, 4 का सिमेट्रिक कौन है, लेफ्ट हाफ में 4 का सिमेट्रिक ये है ना, और 4 2 से फाइट करेगा। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वो वाला वेरिएबल हो गया फाइट्स P2, और देखो ये P1 के राइट हैंड साइड में। नाउ वी आर गुड, ओके, यहाँ तक क्लियर, बस शिफ्ट करने की देरी थी। तो बस ये एक चेक लगाना बचा रह गया था, और इसकी वजह से एक बेस केस फेल हो रहा था, और भी फेल होंगे बट एक फेल हुआ था ये वाला केस, जिससे पकड़ में आ गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लगा था मुझे इस प्रॉब्लम का, बाकी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी, जो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया ना, ऐसे पिक्टोरियल डायग्राम बना बना के बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया एक्चुअली में। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अभी इसका कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने याद है P1 और P2 ले लिया था ना, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मेरे लिए सबसे इंट्यूटिव वेरिएबल का नाम है लेफ़्ट, ठीक है। यानी कि मेरा फर्स्ट प्लेयर का पोजीशन है स्टार्टिंग में, इसको P1 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। इंट राइट इज इक्वल टू, ये मेरा सेकंड प्लेयर का पोजीशन है, यानी कि ये मेरा P2 था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पर मैंने इसको P2 बोला था, ओके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस केस लिख देते हैं कि भाई अगर लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू n प्लस वन हो जाता है, ठीक है। या फिर मैंने सो आपको ऐसे भी लिखने बोला था कि लेफ्ट अगर मेरा इक्वल टू हो जाता है n माइनस राइट प्लस वन, बात एक ही है, तो मुझे रिटर्न कर देना कि इसी राउंड में बात हो जाएगी, दोनों के बीच फाइट हो जाएगी, ओके। लेफ्ट इज इक्वल टू n माइनस राइट प्लस वन, इसका मतलब दोनों का फाइट हो जाएगा, एग्जैक्टली वो लोग एक दूसरे का अपोजिट हैं अभी फाइट होने के लिए, ओके। और एक और ज़रूरी चीज़ जो अभी मैंने बेस केस में निकाला, सॉरी एक कॉर्नर केस में निकाला, कि अगर लेफ्ट की वैल्यू n माइनस राइट प्लस वन से बड़ा निकल आया, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आ रहा था हमारा वैल्यू, तो मैं एक इसको शिफ्ट मारूंगा, टेम्प इज इक्वल टू n माइनस राइट प्लस वन, और ये मैं असाइन कर दूंगा लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या असाइन करूंगा, n माइनस राइट, सॉरी यहाँ पर n माइनस लेफ्ट होगा, माई बैड, n माइनस लेफ्ट प्लस वन, n माइनस राइट प्लस वन, और राइट को मैं ये टेम्प असाइन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बस कुछ नहीं, इंट मेरा जो मिनिमम राउंड था कितना हो सकता है, इज इक्वल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मिनिमम राउंड मेरा कितना हो सकता है, इंट मैक्स ले लो, ठीक है, इसको अपडेट करते रहेंगे, और मेरा मैक्स राउंड कितना होगा, 0 ले लो, इसको अपडेट करते रहेंगे हम लोग, है ना, मुझे बेस्ट आंसर चाहिए, ओके, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, सिंपली चेक करना था सबसे पहले कि अगर जो मेरा राइट है अगर वो लेस देन इक्वल टू n+1/2 हुआ, इसका मतलब केस A1 है ये, है ना, केस 1 है। बोथ ऑन द सेम साइड, बोथ प्लेयर्स आर ऑन द सेम साइड, मतलब दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे अभी, दोनों सेम साइड में रहे। तो अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, काउंट टू द लेफ्ट हैंड साइड। काउंट टू द लेफ्ट हैंड साइड मतलब कितने सर्वाइवर्स है लेफ्ट हैंड साइड में हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला लेफ्ट-1, ठीक है, इंट मिड में कितने सर्वाइवर्स के काउंट होंगे, है ना। मैंने वेरिएबल थोड़ा छोटा कर दिया है, सर्वाइवर लिखूंगा तो बहुत बड़ा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। मिड काउंट विल बी इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस इसी में मुझे सारे पॉसिबिलिटी निकालने थे। इंट सर्वाइवर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड 0, सर्वाइवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल टू काउंट ऑफ लेफ्ट सर्वाइवर्स प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। फॉर इंट इसी तरह सर्वाइवर्स इन द मिड विल बी इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू मिड काउंट सर्वाइवर्स मिड प्लस प्लस, यहाँ पर भी सर्वाइवर्स मिड होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब बस हमें क्या करना था, याद करो मैंने बताया था कि एक वेक्टर ऑफ इंट में रिजल्ट टेम्प रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट जिसमें आपको वो सेम फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, क्योंकि मुझे पोजीशन तो पता चल गया ना। अब तो पोजीशन क्या होगा, देखो ध्यान दो, नेक्स्ट राउंड में कितने प्लेयर्स होंगे, n+1/2 होगा। पोजीशन क्या होगा, सर्वाइवर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड +1, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, पोजीशन 1 इज इक्वल टू +1 एंड पोजीशन 2 विल बी इक्वल टू सर्वाइवर टू द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि पोजीशन 1 का जो भी पोजीशन है उसमें सर्वाइवर्स टू द मिड +1, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली पोजीशन 1 भेज देता हूँ और पोजीशन 2 भेज देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और बार बार n+1/2 निकालना ना पड़े, इससे अच्छा इसको आप बाहर ही डिफाइन कर लो, है ना। इंट नेक्स्ट राउंड प्लेयर्स काउंट इज इक्वल टू n+1/2। हर फॉर लूप में n+1/2 निकालोगे महंगा पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर भी n+1/2 है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, है ना, क्योंकि n+1/2 है ना, तो डिवीजन एक महंगा ऑपरेटर है, इसीलिए इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करो। ओके, जब ये हो जाएगा तो मैं हर बार क्या करूँगा, अपना मिनिमम राउंड अपडेट करता रहूँगा, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम राउंड, ठीक है। और जो मेरा टेम्प रिजल्ट है, टेम्प रिजल्ट उसका 0th इंडेक्स में जो भी वैल्यू है मिनिमम राउंड का, उसमें +1 कर दो, दोनों में से जो भी मिनिमम है। सिमिलरली मैक्स राउंड विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स राउंड कॉमा जो मेरा टेम्प रिजल्ट होने वाला है उसका इंडेक्स 1, उसमें +1 कर दो। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी वाला राउंड भी काउंट करना है ना हमें। तो ये मेरा केस 1 हो गया, ठीक है। अब केस 1 अगर नहीं है तो ऑब्वियस बात है मैं केस 2 में आ जाऊँगा। केस 2 बोथ ऑन ओपोजिट एंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट केस था, बस इसमें वेरिएबल पहले निकाल के रख लेते हैं। सबसे पहला वेरिएबल इंट फाइट्स राइट, है ना, राइट वाले प्लेयर से कौन फाइट करेगा वो निकाल लेते हैं। याद करो कैसे निकाला था, n- राइट प्लेयर +1, हाँ ठीक है, n- राइट प्लस, हाँ करेक्ट है। इसके बाद फिर से वही काउंट एंड लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा, जो भी लेफ्ट की वैल्यू है उसमें -1 कर दो, ठीक है। सिमिलरली मिड काउंट यहाँ भी निकाल लेते हैं, मिड काउंट। इस बार मिड काउंट थोड़ा डिफरेंट होगा, मैंने आपको जस्ट बताया था, एक डायग्राम में बताया था कि भाई फाइट्स राइट जो भी वैल्यू है माइनस काउंट लेफ्ट की जो भी वैल्यू है ना, -1, इससे मिड में कितने वो निकल कर आ जाएंगे। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये था कि रिमेनिंग मिड काउंट भी निकालना पड़ा था, क्योंकि देखो जो फाइट्स राइट वाला बंदा है वो तो हार जाएगा, तो उसके और राइट हैंड साइड के बीच में कितने प्लेयर्स हैं, मतलब राइट माइनस फाइट्स राइट
-1, इनके बीच में कितने प्लेयर्स है ये निकालना ज़रूरी था। ओके, अब बस हमें सिंपल फॉर लूप लिखना है। सेम फॉर लूप लिखेंगे, देखो ध्यान दो, यही वाला फॉर लूप कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर ये काउंट लेफ्ट होगा, ये मिड काउंट होगा, वेरिएबल सब कुछ सेम है। हाँ, आई थिंक अब सही है। हाँ, ओके, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इंट पोजीशन 1 विल बी इक्वल टू सर्वाइवर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड +1। ये तो सिंपल था। इंट पोजीशन 2 थोड़ा डिफिकल्ट था निकालना, है ना। तो पोजीशन 1 प्लस सर्वाइवर्स मिड कितने हैं, प्लस याद करो ये जो था रिमेनिंग मिड कितने थे, +1/2, इतने प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ठीक है, और +1 किया तो आ गया मेरे राइट हैंड साइड के प्लेयर का नया पोजीशन, +2 निकल कर आ गया। ओके, फिर वही सेम चीज़, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक वी आर गुड। और लास्ट में बस हमें क्या करना है, रिटर्न वेक्टर के फॉर्मेट में रिटर्न करना है मिनिमम राउंड एंड मैक्स राउंड। ठीक है, मैक्स राउंड, आई थिंक वी आर गुड। यहाँ पर भी राउंड का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर राउंड होगा। ओके, एक बार रन करके देखते हैं, कंपाइलेशन टाइम देख लेते हैं। एंड आई रियली अपोलोजाइज़ कि आज काफ़ी टाइम लग गया था हमें। अच्छा, इंट मैक्स की वैल्यू एक काम करते हैं, इसको n ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा वैल्यू तो हो नहीं सकता राउंड का ना। और मिन राउंड की वैल्यू n ले लेते हैं और मैक्स राउंड की वैल्यू 0 ले लेते हैं। नहीं, राउंड कम से कम 1 तो होगा ही होगा, तो मैक्स राउंड की वैल्यू आप 1 ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आज बहुत डिले हो गया क्योंकि यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने आपको वीकेंड में बताया भी था कि थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी, जिसकी वजह से थोड़ा डिले होगा। इस एंटायर वीक थोड़ा डिले हो सकता है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर एक सिली मिस्टेक कर दिया, फाइट्स राइट माइनस फाइट्स राइट कर दिया, यहाँ पर लेफ्ट होता। एक बार रन करके देखते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप सभी लोगों ने मेरा रिकर्शन का प्लेलिस्ट देख रखा है, रिकर्शन कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट, तो मैंने वहाँ पर दिखाया है कि किसी भी रिकर्शन के प्रोग्राम का किस तरह टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस इन 3 मिलीसेकंड्स। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। ठीक है, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से सभी लोग इसको फिगर आउट कर लोगे। अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो n है। ठीक है, फॉर अ गिवन एंड टाइम फैक्ट, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, वो देखो कि 2 बार फॉर लूप चल रहा है ना, तो n² तो लग ही रहा है मेरा, n² तो लग ही रहा है। लेकिन मैं दोबारा से रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस बार n+1/2 के लिए कॉल कर रहा हूँ, यानी कि इंटू t ऑफ n+1/2, जिसको आप सिंप्लीफाई करके n/2 भी लिख सकते हो। अब ये इक्वेशन है रिकर्शन का। आई वॉन्ट टू सी कितने लोग इसको सॉल्व करके मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। मैंने रिकर्शन कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में इसको सॉल्व करना बताया है, इस तरह के इक्वेशंस को, ताकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकें रिकर्सिव प्रोग्राम का। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर से बताना। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।